गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 3 के यूनिट 5 में विशिष्ट बालक की चर्चा कर रहे थे। विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक के क्या लक्षण होते हैं, विशिष्ट बालक के कारण क्या होते हैं, विशिष्ट बालक के कारणों और विशिष्ट बालक के प्रकारों में हमने ऑटिज्म की चर्चा पिछले क्लास में कर ली थी। अब इस कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे अधिक एक्टिव हो जाते हैं, अधिक एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ध्यान धारित गतिज विकास, उनमें वो तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी काम को जल्दी से करना चाहते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरे कार्य में उतरी। बच्चे और किशोरों की विकृतियों के इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका शुरू जो प्रारंभ होता है काफ़ी पहले होता है और इसमें अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार के कमज़ोर अनुकूलन, अनअवधान जिसे इन अटेंशन कह सकते हैं, तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम अध्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता परवेसिवनेस एवं समय के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में दृढ़ता परिलक्षित होने लगती है। इन विकारों के संबंध में यह विचार व्यापक है कि उसकी उत्पत्ति में शरीर की सामान्य असामान्य बनावट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर के असामान्य बनावट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु अभी तक इन विकारों के विशिष्ट कारकों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हाल के कुछ वर्षों में इन संलक्षणों को ध्यानाभाव विकृति के नैदानिक नाम से प्रोत्साहित किया गया। इस नैदानिक नाम का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का समावेशन होता है जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तथा यह चिंताग्रस्त, विचारमग्न या स्वप्नुल भावशून्य बच्चों को सम्मिलित करने का सुझाव देती है। संभवतः इसकी समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न से तात्पर्य इस प्रकार व्यवहारिकता के विचारधारा से यह स्पष्ट है कि अनअवधान की समस्याएं ही अतिगति संलक्षणों हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता होती है। अतिगतिज विकारों का प्रारंभ प्रायः जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिसमें कि बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देने की प्रवृत्ति। एक काम अभी पूरा नहीं होता है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि पहले वाले काम में रुचि कम हो जाती है। वृत्ति इनके कार्यों में अव्यवस्था, नियंत्रण की कमी तथा अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। ये समस्याएं सामान्यतः स्कूल के वर्षों के दौरान बनी रहती हैं, यहाँ तक कि वयस्क जीवन के दौरान भी। इस विकार से पीड़ित काफ़ी व्यक्तियों की क्रियाओं तथा ध्यान में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलता है। इन विकारों के साथ बहुत सी अन्य असमानताएं जुड़ी हो सकती हैं। अतिगतिज बच्चे अक्सर लापरवाह तथा आवेगी, दुर्घटना प्रवृत्त तथा अपेक्षाकृत जानबूझकर विद्रोही एवं नियम तोड़ने के कारण अनुशासनिक परेशानियों में फंस जाते हैं। अक्सर वयस्कों के साथ इनके संबंधों में सामाजिक निरोधन में कमी पाई जाती है। ये अन्य बच्चों के बीच अलोकप्रिय होते हैं और एकाकी हो जाते हैं। संज्ञानात्मक हानि सामान्य हो जाती है। विशेष रूप से गतिज एवं भाषा विकास में बहुत असंगत रूप में विलंब पाया जाता है। असामाजिक व्यवहार तथा आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम में कमी इस रोग की गौण जटिलता है। इसी कारण से अतिगतिज तथा अन्य विघटनकारी व्यवहार के प्रारूपों जैसे असामाजिक व्यवहार विकार में काफ़ी समानता मिलती है। तथापि मुख्य समस्या के रूप में अतिगतिज को एक समूह में अलग करने के सामयिक प्रमाण मिलते हैं। अतिगतिज विकृतियाँ प्रायः लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। जो तेज़ी से काम करने की विकृतियां हैं, ये लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। इसके साथ
इसके साथ पढ़ने की जैसे शैक्षिक समस्याएं कठिनाई जुड़ी होती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में इस विकृति की व्यापकता दर 4% से 20% तक पाई गई है, 4% से 20% तक पाई गई है। यद्यपि इस रोग का प्रारंभ 3 वर्ष की अवस्था से होता है, परंतु इसका निदान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बच्चा प्रारंभिक स्कूल में ना हो तथा विधिवत सीखने की स्थितियों में संरचनात्मक व्यवहार प्रारूपों जिससे कि ध्यान एवं एकाग्रता शामिल है की आवश्यकता ना हो। निदान के लिए मूलभूत लक्षण दुर्बल ध्यान तथा अति सक्रियता है। दोनों ही लक्षण निदान के लिए अति आवश्यक है तथा ये एक से अधिक स्थितियों में व्यक्त होनी चाहिए, जैसे घर, कक्षा, चिकित्सालय इत्यादि। दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से अभिव्यक्त होती है। ये बच्चे बार बार एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाने के कारण पहले कार्य से समाप्त हो गई है। यद्यपि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में सामान्यतः संवेदनात्मक अथवा बोधात्मक उद्विग्नता नहीं रहती। अस्थायित्व तथा ध्यान की इन कमियों का निदान तभी करना चाहिए जबकि ये बच्चे की आयु तथा बुद्धि भ्रामक हो, बुद्धि से अधिक हो। दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से अभिव्यक्त होती है। ये बच्चे बार बार एक ही कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाने के कारण पहले कार्य से समाप्त हो गई है। यद्यपि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में सामान्यतः संवेदनात्मक अथवा बोधात्मक उद्विग्नता नहीं रहती। अस्थायित्व तथा ध्यान की इन कमियों का निदान तभी करना चाहिए जबकि ये बच्चे की आयु तथा बुद्धि से अधिक हो। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, मान लीजिए किसी स्थान पर बहुत शांत रहना ही है, जिन स्थितियों पर अत्यधिक शांत रहने की आवश्यकता होती है, अगर वहाँ अत्यधिक अधीरता, अत्यधिक व्याकुलता बता दें तो इसका तात्पर्य अति सक्रियता से होती है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें दौड़ना और कूदना अथवा जब बैठे रहने की आशा की जाती है तब ध्यान से खड़ा रहा जाए अथवा अत्यधिक बातूनीपन अथवा चुलबुलाहट और कुलबुलाहट को सम्मिलित करते हैं। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, अगर वहाँ अत्यधिक अधीरता, रेस्टलेसनेस हो तो उसका तात्पर्य अति सक्रियता से होता है। परिस्थितियों के अनुरूप इसमें दौड़ना और कूदना अथवा जब बैठे रहने की आशा की जाती है तब स्थान से खड़ा हो जाए अथवा अत्यधिक बातूनीपन, अत्यधिक बोलने लगें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अथवा बुलबुलाहट और कुलबुलाहट को सम्मिलित करते हैं। अत्यधिक तीव्र क्रियाओं के निर्णय का मापदंड परिस्थितियों के संदर्भ में क्या अपेक्षित है तथा उसी आयु वाले अन्य बच्चों एवं उनके बौद्धिक स्तर की तुलना के अनुसार होना चाहिए। ये व्यवहारात्मक लक्षण अधिकतर संरक्षित एवं संगठित स्थितियों में ही स्पष्ट होता है, जिससे कि उच्च स्तर की व्यवहारात्मक रण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस विकार के बच्चों के सामाजिक संबंधों में निरोधन का न होना, खतरों वाली स्थितियों के प्रति लापरवाह होना तथा सामाजिक नियमों की आवेगात्मक अवहेलना जैसे अन्य कार्यों में व्यवधान, प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर देना,
अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ कि उत्तर दे दिए। प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर देना तथा प्रतीक्षा में कठिनाई अनुभव करना, इंतजार करना प्रमुख विशेषता है। इस विकार के बच्चों के सामाजिक संबंधों में निरोधन का न होना, खतरों वाली स्थितियों के प्रति लापरवाह होना तथा सामाजिक नियमों की आवेगात्मक अवहेलना जैसे अन्य के कार्यों में व्यवधान, प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर देना तथा प्रतीक्षा में कठिनाई अनुभव करना प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं का प्रारंभ काफ़ी पहले 6 वर्ष की आयु से पहले तथा लंबी अवधि का होना चाहिए। सामान्यतः पाई जाने वाली विस्तृत विभिन्नताओं के कारण स्कूल में प्रवेश से पहले अति सक्रियता की पहचान करने में कठिनाई होती है। स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों में इसका निदान चरम स्थिति में ही कर देना चाहिए। जब वो पूरे मैक्सिमम स्तर पर हो तभी कर देना चाहिए। अति गतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान मतलब उपचार। अति गतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा ही होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त मानकों के संदर्भ में करना चाहिए। बाल्यावस्था में अति गतिजता थी परंतु समाप्त हो गई तथा दूसरे रूप में प्रकट हो गई, जैसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार अथवा नशा करना इत्यादि को ही महत्व देना चाहिए, न कि पहले के लक्षणों को। अतः अति गतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा ही होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त मानकों के संदर्भ में करना चाहिए। बाल्यावस्था में अति गतिजता भी परंतु समाप्त हो गई। अति गतिजता थी, बहुत तेजी थी, परंतु धीरे धीरे वो समाप्त हो गई तथा दूसरे रूप में प्रकट की गई हो, जैसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार अथवा नशा करना इत्यादि को ही महत्व देना चाहिए, न कि पहले लक्षणों को। एक समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि एक भिन्न प्रकार की अति सक्रियता एवं अनअवधान, जो कि अति गतिज विकार की विशेषता है, चिंता एवं अवसाद विकार के लक्षण के रूप में उभरते हैं। एक समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि एक भिन्न प्रकार की अति सक्रियता एवं अनअवधान, जो कि अति गतिज विकार की विशेषता है, चिंता एवं अवसाद विकार के लक्षण के रूप में उभरते हैं। इस प्रकार अधीरता मतलब क्या? रेस्टलेसनेस, अधीरता, जो कि उत्तेजित अवसाद विकार एगिटेड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक विशेष अंत है, विशेष भाग है, के कारण अति गतिज विकार का निदान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अति गतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त मानकों के संदर्भ में करना चाहिए। बाल्यावस्था में अति गतिजता थी परंतु समाप्त हो गई तथा दूसरे रूप में प्रकट हो गई, और जैसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार अथवा नशा करना इत्यादि को ही महत्व देना चाहिए, न कि पहले के लक्षणों को। एक समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि एक भिन्न प्रकार की अति सक्रियता एवं अनवधान, जो कि अति गतिज विकार की विशेषता है, चिंता एवं अवसाद विकार के लक्षण के रूप में उभरते हैं। इस प्रकार अधीरता, रेस्टलेसनेस, जो कि उत्तेजित अवसाद विकार एगिटेटेड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक विशेष अंग है, विशेष भाग है,
के कारण अतिगतिज विकार का निदान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अधीरता, जो कि अक्सर तीव्र चिंता का एक लक्षण होता है, के कारण अतिगतिज विकार का निदान नहीं करना चाहिए। अगर चिंता विकार के एक भी मापदंड मिलते हैं और चिंता के साथ संबद्ध अधीरता से अलग अतिगतिज विकार के अतिरिक्त साक्ष्य न मिल रहे हों, तो उनको अतिगतिज की अपेक्षा अधिक वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार अगर मनोदशा विकार के कोई मापदंड मिलते हैं, तो केवल दुर्बल एकाग्रता तथा मनोगत की उत्तेजना साइकोमीटर एजिटेशन के कारण अतिगतिज विकार का निदान नहीं करना चाहिए। स्कूल आयु के बच्चों में, जो स्कूल लाइफ के बच्चे होते हैं, उसमें अति क्रियाशीलता व्यवहार का अधिकतर तीव्र प्रभाव संभवतः किसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक विकार, रिएक्टिव डिसऑर्डर, मनोजन्य या आंगिक उन्माद, मनोविदलता अथवा स्नायुक रोग जैसे आत्मवातिक ज्वर, रूमेटिक फीवर के कारण होता है। इसके अंतर्गत चिंता विकार, मनोदशा, भावात्मक विचारों, व्यापक विकासात्मक विकारों तथा मनोविदलता को सम्मिलित नहीं करते हैं। हेतु की आंगिक कारणों में गर्भावस्था अथवा जन्म के समय केंद्रीय स्नायु संस्थान का क्षतिग्रस्त होना, नवजात शिशु के मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी, केंद्रीय स्नायु संस्थान के संक्रामक रोग तथा उसके दुष्प्रभाव, केंद्रीय स्नायु स्थान पर जीव विष के प्रभाव, जीव के क्या प्रभाव पड़ते हैं, विष के क्या प्रभाव पड़ते हैं, केंद्रीय स्नायु संस्थान के ह्रासी रोग होते हैं। मनोजन्य, दूसरा है मनोजन्य। हेतु की में मनोजन्य से तात्पर्य है मनोजन्य कारकों में इनके लक्षण उत्पन्न करने में लंबे समय तक संवेगी वचन मुख्य है, जो कि वचन समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दुखद अथवा तनाव, दुख में अथवा तनाव वाली मनोघटनाएं, पारिवारिक सामंजस्य का टूटना अथवा अन्य चिंता उत्पन्न करने वाले कारक इस रोग से उत्पन्न करने में योगदान रखते हैं। इस रोग के प्रवृत्ति कारकों में बच्चे का स्वभाव, आनुवंशिक पारिवारिक कारकों तथा व्यवहार के संबंध में समाज के विशिष्ट दबाव का विशिष्ट स्थान है। इसके पश्चात अब आते हैं हम लोग ध्यान घटित प्रक्रिया के प्रकार पर। ध्यान घटित सक्रियता है, इसके प्रकार का अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे ध्यान घटित सक्रियता का। अगला टॉपिक है ध्यान घटित सक्रियता के प्रकार। ध्यान घटित सक्रियता के प्रकार में पहला है क्रिया एवं अवधान की गड़बड़ी। क्रिया एवं अवधान की गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस ऑफ एक्टिविटी एंड अटेंशन, डिस्टर्बेंस ऑफ एक्टिविटी एंड अटेंशन। अतिगतिज विकारों के अत्यधिक संतोषजनक उपवर्गों के संबंध में अनिश्चितता बराबर बनी हुई है। यद्यपि अनुवर्ती अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किशोरावस्था एवं वयस्क जीवन के परिणाम आउटकम पर अधिक प्रभाव, संबद्ध आक्रमण, एग्रेशन, उपचार, डिसलिक्वेंसी या असामाजिक डिसोशल व्यवहार के लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का होता है। इसी के अनुसार संबद्ध लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से वर्गीकृत किए गए हैं। जब अतिगतिज विकार के सभी मापदंड मिल रहे हों परंतु आचरण विकारों के नहीं हों, तब इस विकार का निदान करना चाहिए। इसके अंतर्गत ध्यानाभाव विकार या संलक्षण के साथ अतिक्रियाशील तथा ध्यानाभाव अतिक्रियाशील विकार को सम्मिलित करता है। इसमें आचरण विकार से संबद्ध अतिगतिज विकार को सम्मिलित नहीं करते हैं। दूसरा है अतिगतिज आचरण विकार। पहला हम लोगों ने पढ़ा क्रिया एवं अध्ययन की गड़बड़ी, क्रिया एवं अवधान की गड़बड़ी।
डिस्टर्बेंस ऑफ एक्टिविटी एंड अटेंशन। दूसरा अति गति और चरण विकार, हाइपर काइनेटिक कंडक्ट डिसऑर्डर। जब अति गतिज विकारों के सभी मापदंड तथा आचरण विकारों के सभी मापदंड दोनों ही मिलते हों तब इस निदान का प्रयोग करना चाहिए। जब अति गतिज विकारों के सभी मापदंड तथा आचरण विकारों के सभी मापदंड दोनों ही मिलते हों तब इस निदान का प्रयोग करना चाहिए। उपचार, इस रोग के उपचार के संबंध में मनोचिकित्सकों के मध्य दवाओं के बारे में प्रयोग मत्यकता की कमी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकार में बच्चे की अति क्रियाशीलता को शांत करने के लिए इसका अच्छा प्रभाव है। इस रोग के उपचार के संबंध में मनोचिकित्सकों के मध्य दवाओं के प्रयोग के बारे में मत्यकता, एक जैसा मत नहीं होता। दवा देना उचित है या नहीं, बिना दवा के ही ठीक हो जाए प्राकृतिक उपचार से। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकार में बच्चे की अति क्रियाशीलता को शांत करने के लिए एक अच्छा प्रभाव है। दवाओं के प्रभाव से बच्चे की अति क्रियाशीलता, चित्त विक्षेप में कमी आती है तथा एकाग्रता एवं केंद्रीयता की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त इनके उपचार में व्यवहार चिकित्सा पद्धति का प्रयोग भी काफ़ी प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त इनके उपचार में व्यवहार चिकित्सा पद्धति का प्रयोग भी काफ़ी प्रभावी होता है। रॉबिन्सन एवं अन्य, रॉबिन्सन ने इस प्रकार के बच्चों के उपचार में मुद्रा मितव्ययता विधि, टोकन इकोनॉमी का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया। कुछ विशेषज्ञों ने ऐच्छिक व्यवहार के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक विधि का सफल प्रयोग किया। फेल्हाम एवं अन्य ने पाया कि इस विकार के बच्चों के प्रभावपूर्ण तथा सफल उपचार में व्यवहार चिकित्सा एवं दवाओं का प्रयोग अधिक उपयुक्त है, बजाय इसके कि किसी एक विधि का प्रयोग किया जाए। ये हम लोगों के कोर्स 3 के यूनिट 5 में विशिष्ट बालक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसका मैं जिक्र करता हूँ। जैसे प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालकों में डिसलेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। विशिष्ट बालकों में डिसलेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला, विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालकों में डिसलेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा, ऑटिज्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। ऑटिज्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा, ध्यान घटित सक्रियता का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा, विशिष्ट बालकों की पहचान किस तरह की जाती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला है, विशिष्ट बालकों का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालकों में डिसलेक्सिया विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा, ऑटिज्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा, ध्यान घटित सक्रियता का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा, विशिष्ट बालकों की पहचान किस तरह की जाती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये ध्यान धारित सक्रियता थी। सामान्य, अब अगला टॉपिक आता है हमारा ध्यान धारित सक्रियता, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। ये सभी विशिष्ट बालक से संबंधित हैं। और सामान्य बालक जो शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, जिससे शारीरिक गुण, लक्षण, कार्य ऐसा करते हैं जिनको समाज स्वीकृत करता है। तो अगला टॉपिक है सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना
अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम इस अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करें। सर्वप्रथम हम बताएं कि विशिष्ट बालक है कौन। पहले भी बताया गया है कि विशिष्ट बालक जो विशिष्ट होते, चाहे वो पढ़ने में हो, लिखने में हो, चलने में हो, बोलने में हो, शारीरिक रूप से हो, लेकिन व्यवहार में जो शारीरिक रूप से अक्षम होते वही विशिष्ट बालक में आते हैं। तो प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम इस अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करें कि विशिष्ट बालक है कौन। हु इज आर स्पेशल चाइल्ड। विशिष्ट बालक कौन है? तो विशिष्ट बालकों का जब हम परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, तो विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। तो विशिष्ट बालकों का परिचय। विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इनको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है, यह एक सब कुछ माना हुआ तथ्य है कि सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते ही होते हैं। सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी यह भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक ही हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं
इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पहुंच जाती हैं कि इन्हें विशिष्ट वर्गों में रखकर ही शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। विशिष्ट बालक कौन है? यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है? इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। विशिष्ट बालक का तो हम लोगों ने परिचय प्राप्त कर लिया, लेकिन अब देखना है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। सामान्य बालक कौन है? सामान्य बालक नॉर्मल चाइल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल चाइल्ड? विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिससे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी भी प्रकार का बाधा का अनुभव नहीं करते। इनका बौद्धिक स्तर 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले होते हैं और स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए कक्षा कार्य और दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इनके सीखने की गति भी प्रायः औसत ही होती है। समाज में ये अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है तथा वे संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। यहाँ एक सामान्य बालक का उदाहरण देते हैं। तो सामान्य बालक औसत शरीर वाले होते हैं। सामान्य बालक औसत शरीर वाले होते हैं और स्वस्थ होते हैं।
तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर भी 90 से 110 के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इनके सीखने की गति भी प्रायः औसत ही होती है। समाज में ये अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है तथा संवेगात्मक रूप से संतुलित, इमोशनली बैलेंस्ड होता है। यहाँ एक सामान्य बालक का उदाहरण देता हूँ। आशीष 10 वर्ष का सामान्य बालक है। आशीष 10 साल का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि IQ 108 है। यह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह एक सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है तथा उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों तथा मित्रों के लिए कष्टदायी हो। ठीक है, तो ऐसे बालक सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं या ऐसे बालक सामान्य बालक कहे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर भी हमने बताया कि आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि IQ 108 है। वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया है तथा वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है तथा उसमें कंपटीशन रखता है, प्रतिस्पर्धा रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। अब आते विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन है? यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है? इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेता आदि अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने
अपने अपने ढंग से की है। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में सिर्फ क्रेस्कन, फ्लेमिंग, क्रो, वालेस, बर्लिन, स्वानसन एवं विलिस, डन, उदय शंकर आदि विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालकों को परिभाषित करने के प्रयास उल्लेखनीय है। क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। विशिष्ट बालक की व्याख्या अधिक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में किर्क, फ्लेमिंग, क्रो, वालेस, बर्लिन, स्वानसन एवं विलिस, डन, उदय शंकर आदि विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालक को परिभाषित करने के प्रयास उल्लेखनीय है। क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। M.A. किर्क, अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हीवर्ड कहते हैं 1960 के अनुसार कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। या विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचारों को समन्वित किया गया और समन्वित करने के स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा बुद्धि, शैक्षिक रूप से बहुत श्रेष्ठ हो या शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ हो, श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित,
समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय जेफ कैनेडी जो थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी बहन मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा बोलने का जो विकास था वो काफ़ी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, स्वयं पोलियो के शिकार थे, जिन्होंने राशनिंग सिस्टम लागू किया था, राशन की व्यवस्था की सिस्टम लागू किया था। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न विशेषताओं, विभिन्न निर्योग्यताओं, ये सभी सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। तो विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की बहन तो मंदबुद्धि ही थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रेवलर ह्यूलर स्वयं चक्षुहीन, आँख से और श्रवण से विकलांग थे। महान कवि सूरदास तो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास तो काफ़ी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। ये सभी उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि जो ये निर्योग्यताएं हैं, तरह तरह की जो विभिन्न पल्स पोलियो का शिकार हो, मंदबुद्धि हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, आँख से अंधे हो, ये सभी जो निर्योग्यताएं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोनों तरह के बालकों की हम लोगों ने अध्ययन किया। सामान्य बालक क्या है और असामान्य बालक क्या है या विशिष्ट बालक क्या है, दोनों का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, सामान्य एवं विशिष्ट बालकों में क्या अंतर है, इसका अध्ययन करते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ अन्य बलवान होते हैं, काफ़ी ताकतवर होते हैं, कुछ में सीखने की क्षमता होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है
तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह लगभग आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। उसमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से भी लगभग वे औसत एक ही वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में होता है। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में होता है। उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में भी होते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को किसी बच्चों को शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है तथा उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, व्यवहारिक समस्या वाले, विभिन्न प्रकार के शारीरिक अपंगता वाले, संवेदी अपंगता वाले, बौद्धिक रूप से प्रखर एवं चिंतक, मानसिक दौर्बल्य आदि आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। अन्य सामान्य बालकों से भिन्नता रखने वाले विशिष्ट बालक आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं। ये तो अन्य सामान्य बालकों से भिन्नता रखने वाले विशिष्ट बालक आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं। कुछ बालक शारीरिक एवं नारीयोग्यताओं के कारण, कुछ बालक बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इन्हीं असमानताओं के कारण उनको विभिन्न स्तरों में वर्गों पर रखकर उनकी विशिष्टता, व्यक्तित्व तथा आवश्यकताओं को समझना तथा उसके अनुरूप विशेष योजनाओं एवं शिक्षण की व्यवस्था करना अधिक सार्थक होता है। विभिन्न लेखकों तथा विद्वानों ने विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता की प्रकृति, विस्तार और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग के लिए समस्त प्रकार के विशिष्ट बालकों को जिन वर्गों में रखा जा सकता है, उनमें पहला वर्ग है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में वे सभी बालक आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की ऐसी शारीरिक
असमानता, अक्षमता एवं अयोग्यताएं होती हैं, जिनके कारण वे सामान्य बालकों के समान प्रचलित शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम में से लाभान्वित नहीं हो पाते। ये शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताएं प्रायः इन बालकों के अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः उन्हें शिक्षित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रविधियों और सहायक यंत्रों के उपयोग से शिक्षा देने और निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रेन। थैंक यू, मेनी थैंक्स, हैव ए नाइस डे।